हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैं इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जो सेशन है आप लोगों का, इसमें हम लोग अराउंड 1000 क्वेश्चंस, मतलब आज से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सीरीज आप लोगों की चलती रहेगी। इसमें हम लोग अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चंस जो आप लोगों के वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि गेट, ईएसई, पीएसयूज, एसएससी, जेई, और भी आप लोगों के जो स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, उन सभी में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें केवल ऐसा नहीं है कि खाली आप लोगों को, जैसे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ऑप्शन ए, इस तरीके से नहीं चलना है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे उसके साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे। अगर उससे रिलेवेंट और भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ रहे हो, और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो वो भी आप सॉल्व करने में बड़े आराम से कैपेबल रहोगे। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से, मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम इज डिफिकल्ट ड्यू टू। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। टाइटेनियम की जो मशीनिंग है वो डिफिकल्ट क्यों होती है? मैं आप लोगों को बता दूं, टाइटेनियम एक आपका बहुत ही हाईली केमिकल रिएक्टिव मटेरियल है। इसीलिए ये दूसरे मटेरियल्स के साथ में बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। इसीलिए इसकी मशीनिंग करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, टाइटेनियम टाइटेनियम इज वेरी हाईली केमिकल रिएक्टिव मटेरियल। ठीक है, टाइटेनियम इज वेरी हाईली केमिकल रिएक्टिव मटेरियल, सो इट इज react with other materials। ठीक है, सो इट इज रिएक्ट विद अदर मटेरियल्स। ठीक है, अदर मटेरियल्स के साथ में बहुत ही जल्दी आप लोगों का रिएक्ट करता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, केमिकल रिएक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी? केमिकल रिएक्शन आप लोगों की जो टूल एंड वर्क पीस के बीच में होती है उसकी। अब इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? इनमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का कौन सा है? मैं आप लोगों को बता दूं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। बेसिकली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का वो होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कटिंग ऑपरेशन हम लोगों का एक ही कटिंग एज से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वो टूल आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो, ओनली वन कटिंग एज ऑफ द टूल इज used to perform only one cutting edge of the tool is used to perform a cutting operation। ठीक है, that tool is called सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, और डबल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का क्या होता है? जहां पे कि आप लोगों की दो कटिंग एज, टूल की दो कटिंग एज आप लोगों की यूज होती हैं कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है? जहां पे कि दो से ज्यादा कटिंग एजेज आप लोगों की इन्वॉल्व होती हैं कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब आप लोगों का हेक्सा ब्लेड जो होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीथ होते हैं। देखा है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना होता है आप लोगों का इसका, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना होता है जिसमें आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ आप लोगों के लगे होते हैं। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, मिलिंग कटर आप लोगों का क्या बोला जाता है? मिलिंग कटर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये आप लोगों का मिलिंग कटर इस तरीके का कुछ होता है।
कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हो नंबर ऑफ टीथ काफ़ी हैं, तो ये भी आप लोगों का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, ग्राइंडिंग व्हील में आपके में कुछ इस तरीके से देखा होगा, जैसे कि ये आप लोगों का ग्राइंडिंग व्हील है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे आप लोगों का ये जो है, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। क्या हैं ये? आप लोगों के एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। और ये एब्रेसिव पार्टिकल्स आप लोगों के यहाँ पे जब लगे होते हैं, तो आप लोग क्या देखते हो? ये एब्रेसिव पार्टिकल्स आप लोगों के जब यहाँ पे लगे होते हैं या यूज हो रहे होते हैं, तो आप लोग देखते हो कि एक एब्रेसिव पार्टिकल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये लगे हुए एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत सारे संख्या में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आप लोगों का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही बोला जाता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का ये पार्टिंग टूल जो है, ये आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पार्टिंग ऑफ मतलब जैसे कि ये आप लोगों की एक शाफ्ट है, ये चक में लगी हुई है, ये चक है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ये लगा हुआ है। ये आपके मटेरियल को ये रेडियस की डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा और ये शाफ्ट यहाँ पे 2 पार्ट में क्लियर हो जाएगी। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाता है यहाँ पे? ये बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पे क्या? जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई यहाँ पे। पार्टिंग टूल इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोगों का यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग रुक जाती है तो दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल तक तो सारा चीज़ें सही ही चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पहला क्वेश्चन। अब हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द रिलीफ एंगल ऑफ द कटिंग टूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक साइड व्यू बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक साइड व्यू बनाता हूँ टूल का, और इस साइड व्यू में आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, और यहाँ पे मान के चलिए ये आप लोगों का एक वर्क पीस लगा हुआ है यहाँ पे, ये वर्क पीस आप लोगों का लगा हुआ है, और ये आप लोगों का यहाँ पे चिप रिमूव होके जा रहा है। क्या रिमूव होके जा रहा है यहाँ पे? चिप रिमूव होके जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे, ये कटिंग वेलोसिटी v है यहाँ पे, ये रोटेशन से मिल रही है, और ये आप लोगों का यहाँ पे अल्फा रेक एंगल है, और ये क्लियरेंस एंगल गामा है, क्योंकि रिलीफ एंगल की बात कर रहा है। क्लियरेंस एंगल एंड रिलीफ एंगल आर द सेम थिंग्स, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइए, पहला कह रहा है दिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। चिप फ्लो आप लोगों का कहाँ पे हो रहा है भैया? रैक सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? रेक सरफेस पे होता है। जब आप लोगों का चिप फ्लो रेक सरफेस पे होता है, तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पता चल रही होगी कि रेक सरफेस पे जब आप लोगों का चिप फ्लो होता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात आप लोग ये जान लीजिए कि जब यहाँ पे मैं रेक एंगल को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, तब आप लोगों का चिप के फ्लो का डायरेक्शन अफेक्ट करेगा। यहाँ पे इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या चिप के फ्लो के डायरेक्शन में? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो वाला, ये आप लोगों का यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दिस रिड्यूसेस एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये आप लोगों का वर्क पीस है और ये आप लोगों का टूल है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है? रिलीफ एंगल है। क्या है ये? रिलीफ एंगल है। ये आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिलीफ एंगल बना हुआ है, ये जितना ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, उतना ही वर्कपीस और टूल के बीच में गैप आप लोगों का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये जितना इंक्रीज करेगा उतना ही गैप इंक्रीज होगा, ये जितना डिक्रीज करेगा उतना गैप यहाँ पे डिक्रीज होगा। जब यहाँ पे आप लोगों का गैप डिक्रीज करेगा,
तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन इसको जब मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे गैप आप लोगों का बढ़ेगा, यानी कि फ्रिक्शन आप लोगों का यहाँ पे रिड्यूस होगा जब अगर मैं यहाँ पे क्लियरेंस एंगल के वैल्यू को अफेक्ट करूंगा तो ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हुआ, दिस अफेक्ट टूल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लियरेंस एंगल को या रिलीफ एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे ये आप लोगों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये यहाँ अफेक्ट करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अफेक्ट करेगा तो टूल की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, करेगी कि नहीं करेगी, ये बात आप लोग जान गए हो। यहाँ पे जब टूल का यहाँ पे एंगल ये बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मटेरियल कम होगा तो टूल वीक होता चला जाएगा। टूल वीक होगा तो उसकी लाइफ यहाँ पे कम होगी, और ये अगर कम करूंगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टूल की लाइफ बढ़ेगी। यानी कि क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल जो है ये आप लोगों की यहाँ पे सॉरी अगर बात की जाए तो ये आप लोगों की टूल की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये बात यहाँ पे सही हो गई। दिस अलाउ बेटर एक्सेस ऑफ कूलेंट टू द टूल वर्क पीस इंटरफेस। आप लोगों को मैं बता दूं ऊपर लगा होता है यहाँ पे जेट, इस तरीके से इस जेट से यहाँ पे आप लोगों का कूलेंट आता है। ठीक है, जब ये कूलेंट आप लोगों का यहाँ पे आता है तो ये कूलेंट आप लोगों का टूल और वर्क पीस को कूल करने का काम करता है। जब यहाँ पे आप लोगों का टूल और वर्क पीस कूल होता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कूलेंट से कूल होता है तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप लोगों के टूल की लाइफ बढ़ती है, इसीलिए कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट का एक फंक्शन बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, कूलेंट नीचे से नहीं आ रहा है तो यहाँ से ये रिलीफ एंगल कहाँ से एसएस इसको प्रोवाइड कराएगा, नहीं कराएगा। इसको एसएस तो ऊपर से टॉप साइड से आ रहा है ये, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों का रॉन्ग है यहाँ पे। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, प्रोडक्शन से डरना ही नहीं है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ये मत सोचना कि इसके तो यार ऑब्जेक्टिव रटने पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा, ये मेरा वादा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों की सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ये आप लोगों को यहाँ देखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, और ये आप लोगों का यहाँ पे अल्फा, दैट इज कॉल्ड रेक एंगल। ये रेक एंगल है आप लोगों का। यहाँ पे ये जो एंगल है ये आप लोगों का बोला जाता है रिलीफ एंगल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लियरेंस एंगल, तो क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। और ये जो एंगल है आप लोगों का थीटा, ये बोला जाता है, यहाँ पे ये गामा होता है, ये थीटा और ये अल्फा। ठीक है, ये बोला जाता है लिप एंगल। ठीक है, अब ये लिप एंगल हो गया। आप लोग एक बात सोच के चलो, यहाँ पे अगर मैं रेक एंगल को इंक्रीज इंडिविजुअली की बात लेके चलते हैं, अभी तो और भी बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में जो कि आप लोगों की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो कि सबसे पहली बात यहाँ पे जो आप लोगों को ये बता रहा है वो बात आप लोगों की यहाँ पे क्या है, ये देखिए, रेक एंगल को अगर यहाँ पे आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो मटेरियल यहाँ पे है वो रिड्यूस होगा। जब मटेरियल रिड्यूस होगा तो टूल वीक होगा, तो लाइफ यहाँ पे अफेक्ट करेगी, ये स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगी टूल की, वीक होगा टूल, समझ गए ना। तो रेक एंगल पे अफेक्ट करता है बिल्कुल। क्लियरेंस एंगल को भी अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तब भी स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है। लिप एंगल भी अगर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब भी अफेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के 1 2 एंड 3 तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हैं, क्योंकि तीनों चीज ही आपकी अफेक्ट करती हैं। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर आपका इतना हो केवल ऑब्जेक्टिव, ये केवल इतनी बात हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स अपॉन रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, और चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव होगा तो ऑल ऑफ द अबव तो हो गया करेक्ट। ठीक है, अब इनमें से अगर लगाना पड़े तो रेक एंगल लगाओगे, क्यों, क्योंकि रेक एंगल आप लोगों का इंडिपेंडेंट है, बाकी डिपेंडेंट है।
रेक एंगल का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो लिप एंगल का वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और रेक एंगल की वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए रिलीफ एंगल को भी मेंटेन करते हो। यानी कि रेक एंगल में चेंज लाओगे तो रिलीफ एंगल और लिप एंगल दोनों में आप लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे हम लोगों को अपना दिमाग चलाना होगा और दिमाग चला के हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आप लोगों का रेक एंगल जो है ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि फिर आप लोगों का यहाँ पे ये रेक एंगल जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा और यही आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे बात पता चल गई। इस केस में तो ये जो क्वेश्चन पूरा जो है इसमें तो 1 2 एंड 3 हो गए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को रेक एंगल जाना है, क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन होता है फिर उस पर जाते हैं। अफेक्ट तीनों चीजें कर रही हैं, लेकिन रेक एंगल एक ऐसा है उसके प्रभाव से ही तो क्लियरेंस एंगल और लिप एंगल यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग रेक एंगल को इंक्रीज करते हो तो लिप एंगल डिक्रीज होता है और रिलीफ एंगल भी डिक्रीज होता है आप लोगों का। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कभी भी कोई भी दिक्कत। ठीक है, मैं ऑल टाइम आप लोगों के लिए रेडी हूं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ। ठीक है, यहाँ पे कटिंग ऑफ ब्रास विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ टूल शुड हैव। यहाँ पे आप लोगों का ये क्या कह रहा है, जब आप लोग ब्रास की कटिंग करते हो तो कौन से टाइप का रेक एंगल यूज करते हो। यहाँ पे आप लोग जान लीजिए नेगेटिव रेक एंगल जो है ये आप लोगों का यूज किया जाता है किसके लिए, ब्रिटल और हार्ड मटेरियल्स के लिए। ठीक है, ब्रिटल और हार्ड मटेरियल्स के लिए ये यूज होता है। यहाँ पे पॉजिटिव रेक एंगल जो है ये आप लोगों का यूज होता है डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। ठीक है, डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। और जीरो रेक एंगल बेसिकली यूज होता है बस दो मटेरियल के लिए, इनको याद रखना, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। brass and cast iron are machined by zero rake angle tool। ठीक है, machined with the tool which is having zero rake angle, ये भी बोल सकते हो। साइड रिलीफ एंगल का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, जीरो साइड रिलीफ एंगल होता ही नहीं है, ये चीज आप लोगों की नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं रिलीफ एंगल हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर रिलीफ एंगल आप लोगों का यहाँ पे जीरो हो जाए तो कुछ टूल इस तरीके का हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके का टूल हो जाएगा। और वर्क पीस जब यहाँ पे होगा तो इससे देख रहे हो कितना ज्यादा टच कर रहा है, तो फ्रिक्शन और रबिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ का जो मटेरियल आप लोगों का जो कट होके आ रहा है ना, ये चलो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, तो ये जो मटेरियल यहाँ से आपका रिमूव जो हुआ है ना, तो इस सरफेस को ये कैसा कर देगा, बहुत ही पुअर कर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमेशा ही पॉजिटिव रखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ब्रास एंड कास्ट आयरन के लिए जीरो यूज होता है, तो जीरो रेक एंगल इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और ध्यान रखना, थ्रेडिंग ऑपरेशन में भी जीरो रेक जीरो रेक एंगल शुड बी यूज्ड फॉर, जीरो रेक एंगल शुड बी यूज्ड फॉर, यहाँ पे जीरो रेक एंगल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है वो बात आप लोग जान लो। जीरो रेक एंगल शुड बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है जीरो रेक एंगल, यूज्ड फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन। ठीक है, थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए ये यूज होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। बहुत सिंपल सी बात है ये तो। फ्लैंक सरफेस आप लोगों की ये होती है यहाँ पे, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, फ्लैंक सरफेस होता है। ये आप लोगों का यहाँ पे रिलीफ सरफेस होता है। और ये आप लोगों का यहाँ पे क्लियरेंस सरफेस भी बोला जाता है, और इसको टूल लैंड भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं।
ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल फेस भी बोला जाता है और रेक सरफेस भी बोला जाता है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा मान लो, ये आप लोगों का लिप एंगल बोला जाता है। ठीक है। तो लिप एंगल का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द एंगल बिटवीन टूल फेस एंड फ्लैंक सरफेस ऑफ द टूल, या फिर इट इज द एंगल बिटवीन टूल फेस एंड रिलीफ सरफेस ऑफ द टूल, इट इज द एंगल बिटवीन टूल फेस एंड क्लियरेंस सरफेस ऑफ द टूल, इट इज द एंगल बिटवीन टूल फेस एंड टूल एंड ऑफ द टूल। ठीक है यार, एक सरफेस ले लेगा वर्ड, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। लिप एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट एंगल, लिप एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल, लेकिन ये सी ऑप्शन पहले आ रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ज्यादातर ट्रेंड में जो वर्ड यूज होता है वो लिप एंगल ही यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ क्या है, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। यहाँ पे सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल आप लोगों का क्या रखता है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, यहाँ पे आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था जीरो रेक एंगल ये यूज करता है, तो सेवेंथ तो आपका ऐसे ही हो गया। इन ऑर्थोगोनल कटिंग शियर एंगल इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, कहाँ पे होता है? आप लोग ऑर्थोगोनल कटिंग का एक डायग्राम बनाइए सुंदर सा, फिर देखेंगे वहां पे कहाँ पे बन रहा है आप लोगों का। ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है और ये आप लोगों का यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी v है, और यहाँ पे ये प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या है, टूल है। ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, चिप है। क्या है ये आप लोगों का? चिप यहाँ पे हमने यूज कर लिया। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, शियर प्लेन है ये। ठीक है। ये शियर प्लेन हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का ये एंगल बनता है फाई, फाई इज कॉल्ड शियर एंगल। यानी कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शियर एंगल जो होता है वो आप लोगों का शियर प्लेन और डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी, ये वी कटिंग वेलोसिटी है, ये मशीनिंग सरफेस है। तो यहाँ पे देख रहे हो किस किस के बीच में बन रहा है फाई शियर एंगल, शियर प्लेन और डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, ये आप लोगों का मशीनिंग सरफेस है। अगर मैं यहाँ पे मशीनिंग सरफेस नहीं भी लिखता, ये सिंबल ही बनाता, तो भी मशीनिंग सरफेस ही बोला जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड उल्टा जो ट्राइंगल होता है ये मशीनिंग सरफेस को ही रिप्रेजेंट करता है। जितने ज्यादा ट्राइंगल नीचे बढ़ते चले जाते हैं सरफेस की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा ये बताता है कि अच्छी है। 3 ट्राइंगल और अच्छी, 2 पे थोड़ी उससे पुअर, 1 पे सबसे पुअर, 4 जो होती है वो सुपर सुपर फिनिश्ड सरफेस बोली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा शियर प्लेन एंड कटिंग वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का ये होता है। तो 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। In a machining operation, chip thickness ratio is 0.3 and the back angle of the tool is 10 degree। यहाँ पे आप लोगों का क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन। जो भी चीज पूछे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है cot phi प्लस tan phi माइनस एल्फा। ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख लिया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या चीजें आप लोगों के पास में दी हुई हैं और क्या नहीं है। अल्फा दिया है 10 डिग्री, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपके पास में है, और आर दिया है 0.3। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे फाई चाहिए अगर ये वैल्यू निकालनी है, तो फाई का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों का एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जो लिख रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर कॉस एल्फा। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मशीनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, आर साइन एल्फा। अब देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद कर लो। अब यहाँ पे फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.3 कॉस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.3 साइन 10 डिग्री, ये आप लोगों का यहाँ पे हुआ। तो ये फाई इज इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हुआ, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में एक बार रखिए और इसका वैल्यू निकालिए आप लोग, क्या आ रहा है वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये फाई का जो वैल्यू है ये आया आप लोगों का 17.31, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब फाई का वैल्यू अगर आपके पास में आ गया है तो इस वैल्यू को इसमें रखिए, कॉट 17.31 प्लस 10, 17.31 माइनस 10, यानी कि ये आपका जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू आया कॉट 17.31 प्लस 10, 7.31। स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 3.34 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों का लगभग इतना आ गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है असर्शन में, द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू एक्चुअल। देखो ये असर्शन और रीजन मैंने इसलिए डाले हैं, मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहता हूँ, समझ रहे हो, इनसे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होते हैं, समझ रहे हो। बहुत से लोग तो इन क्वेश्चंस को कराते नहीं है, छोड़ देते हैं, मैं लेकिन आप लोगों को हर चीज कराऊंगा। खाली ये मत समझना कि आसान आसान पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। सिलेक्शन हमेशा होता है, आप लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजों को पढ़ो, ठीक है। और एक बार आप तैयारी के उस लेवल में पहुंच जाते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बात। द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू एक्चुअल चिप थिकनेस इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड इज टर्म्ड एज कटिंग रेशियो इन ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। ऑर्थोगोनल कटिंग का यहाँ पे टर्म में ये बात इसने लिया है। आर इज इक्वल टू, ये चिप थिकनेस रेशियो होता है टी अपॉन टी सी, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या होता है टी अपॉन टी सी, और आर का जो वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये बात हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ये आप लोगों का चिप है यहाँ पे, ये कटिंग वेलोसिटी v है, यहाँ पे आप लोगों का ये अनकट चिप थिकनेस है, और ये आप लोगों का यहाँ पे चिप थिकनेस है टीसी। यहाँ पे आप लोगों का जो मटेरियल रिमूव होता है ये किसकी वजह से होता है, सीयरिंग की वजह से होता है। इस लोकल जोन में ये आप लोगों का सीयर जोन बोला जाता है। सीयरिंग जब आपके मटेरियल का होता है तो जो मटेरियल से आपका चिप यहाँ पे अलग होता है, मटेरियल से जब आप लोगों का चिप अलग होता है, ये यार बड़ा बेवकूफ है जियो में, इसको आज अनइंस्टॉल करूंगा, बीच बीच में पॉपअप दे देता है कभी भी कुछ भी। बेवकूफों ने क्या चीज बनाई है पता ही नहीं है, कोई काम कर रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं जियो का वहां पे ऐड, बताओ हद हो गई है। अब ये मत समझना कि मैं जियो का प्रचार कर रहा हूँ, ये अपने आप ही आ जाता है, इसको अभी अनइंस्टॉल किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये आप लोगों का यहाँ पे सीयर जोन है। इस सीयर जोन में क्या होता है, जब आप लोगों का वर्क पीस से चिप की फॉर्म में मटेरियल यहाँ से ऐसे करके रिमूव होता है, तो यहाँ जो ग्रेन्स हैं आप लोगों के, वो ग्रेन्स ब्रेक होते हैं, और जब आप लोगों के यहाँ पे ग्रेन्स ब्रेक होते हैं तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट जनरेट होती है यहाँ, ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो जब यहाँ पे आप लोगों का थर्मल एक्सपेंशन होता है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। थर्मल एक्सपेंशन कैसे, जैसे कि ये अनकट चिप थिकनेस है, और यहाँ पे ड्यू टू हीट आप लोगों का थिकनेस जो है मटेरियल का वो यहाँ पे इंक्रीज करने लग जाता है, और थिकनेस जो है मटेरियल का जब यहाँ पे इंक्रीज करता है तो लेंथ इसका रिड्यूस करता है और चिप वेलोसिटी भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब ये थिकनेस आप लोगों की ज्यादा होगी तो आप लोग खुद सोचिए, इस थिकनेस से अनकट चिप की से, तो आर का वैल्यू यहाँ पे चिप थिकनेस रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है फिर इस मेंटेन करने के लिए, आर इज लेस देन 1 को मेंटेन करने के लिए ये हो जाता है टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एल, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपकी क्लियर होगी, यानी कि पहला जो असर्शन है वो करेक्ट है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी हाई ड्यू टू द अकरेंस ऑफ स्टिकिंग फ्रिक्शन रेदर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है एफ। ठीक है, जब आप लोगों का यहाँ पे स्टिकिंग होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, ये बात आप लोग जानते ही हो। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे बढ़ेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे ये अगर चिपकेगी चिप यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है कि ये भी स्टेटमेंट आप लोगों का करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड आर A and R are true, but R is not the correct explanation of A, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट है इसका। देखिए यहाँ पे द रेक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल इज 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो आप लोगों का 15 डिग्री है, और फाई यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, क्या है, फाई आपका 45 डिग्री है। और क्या दिया है यहाँ पे, v का जो वैल्यू है वो आप लोगों का यहाँ पे दिया है 35 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चिप निकालना है vc। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये बात आप लोग देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम बना लीजिए पहले। ये आप लोगों का यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी v हो गया, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का चिप हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे चिप हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ये फाई एंगल है यहाँ पे, ये आप लोगों का वी एस है, और इधर आप लोगों का चिप वेलोसिटी वी सी है। ठीक है, यहाँ पे इनका मैं वेलोसिटी ट्राइंगल अगर बनाऊँ तो ये वी हो गया, और इस डायरेक्शन में आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का जो एंगल होता है ये अल्फा होता है। ठीक है, जो कि आप लोग जानते ही हो। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों का यहाँ पे वी एस है, और ये आप लोगों का फाई है। यहाँ पे V और ये VC के साथ में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो V से मेरा परपेंडिकुलर जो यहाँ पे डल रहा है वो अल्फा है। तो ये यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा और ये फाई है। तो आप लोगों को पता है एक ट्राइंगल के तीनों, ठीक है, ये बात आप लोग जानते हो कि एक ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। यानी कि यहाँ पे ये मैं x अगर मान लूँ तो आप लोगों को पता चल गया x प्लस 90 माइनस एल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। यानी कि 90 से यहाँ पे 90 बचा, यहाँ पे हो गया आपका 90 प्लस एल्फा माइनस फाइव। अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये जो एंगल आया ये आ गया 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा। इसको कोष्टक में बंद कर देता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये माइनस हो गया फाइव, ये प्लस एल्फा हो गया, तो यही चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो मैं यहाँ पे अब आप लोगों को एक लामीज थ्योरम के बारे में बताता हूँ। वो लामीज थ्योरम आप लोगों की क्या कहती है, ये वेक्टर लॉ जो है इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वेक्टर बना लिया। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों का बन गया। अरे यार क्या हो गया ये, यहाँ पे ये आप लोग देख ही रहे हो, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों का ये 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा, ये मैं अभी यहाँ पे साफ कर दिया हूँ तो आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को पता है लामीज थ्योरम क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है आप लोगों का, यहाँ पे ए एंगल है, ये बी है, यहाँ पे बी साइड है, और ये बी एंगल है, यहाँ पे सी साइड है, और सी एंगल है। यानी कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी।
ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये होगा आप लोगों का v अपॉन, इसके सामने एंगल और साइन के साथ में ये थोड़े से और यहाँ पे 2-3 किलकांटी जो बची हैं इनको भी मैं साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये v अपॉन साइन 90 माइनस फाइव माइनस एल्फा इज इक्वल टू, ये आप लोगों का वीसी है, वीसी अपॉन क्या हो गया साइन फाइव इज इक्वल टू वी एस अपॉन साइन वी एस अपॉन सामने एंगल क्या है 90 माइनस एल्फा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का कॉस फाइव माइनस एल्फा, ये हो गया वी सी अपॉन साइन फाइव, और ये हो गया आप लोगों का वी एस अपॉन कॉस एल्फा। अब इतना पार्ट अगर हम लोग बस इसका लें तो वीसी और वी का रिलेशन निकल आया, यानी कि वीसी इज इक्वल टू, वीसी यहाँ पे है और ये आप लोगों का साइन फाइव इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, ये आप लोगों को देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू, वी कितना है 35 इंटू साइन फाइव का वैल्यू यहाँ पे 45 दिया है, देख ही रहे हो आप लोग, और यहाँ पे ये आप लोगों का हो गया कॉस 45 माइनस 15, अल्फा का 15 दिया है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू आएगा 28.57 कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि वीसी और वी का रिलेशन कैसे निकल के आता है, ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को, अगर कोई है तो बताइए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा इज द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, फाई इज द शियर एंगल एंड वी इज द कटिंग वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शियर प्लेन। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चिप, यहाँ पे बात को समझना है, वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शियर प्लेन, यानी कि देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, ये चीज आप लोग देखिए पहले, ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है और ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ये आप लोगों का यहाँ पे चिप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का वी हो गया। अब देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, शियर प्लेन हो गया, क्या हो गया, ये शियर प्लेन हो गया। यहाँ पे आप लोगों का ये वी एस होता है, यहाँ पे चिप वेलोसिटी वी सी है तो ये भी वी सी हो गई। यहाँ पे अगर ये कहता वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द रेक सरफेस या टूल फेस, तो आप लोगों की वीसी की बात करता, लेकिन जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर चिप वेलोसिटी से निकाला है, लेकिन अलोंग द शियर प्लेन, अलोंग द शियर प्लेन, चिप की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी दिख रही है, ये पूरी चिप है, एक तो दिख रही है शियर प्लेन के अलोंग और एक दिख रही है रैक सरफेस के अलोंग। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, शियर प्लेन के अलोंग, तो वीएस की बात कर रहा है। पिछले वाले में आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही था, ये हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोगों का यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या रिलेशन निकल के आया था, v अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा और वी एस अपॉन, ये वी एस था, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे थे, वी एस अपॉन, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या था, वी एस अपॉन कॉस एल्फा, वी एस अपॉन कॉस एल्फा इज इक्वल टू वी सी अपॉन साइन फाइव। ये आप लोगों का हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक रिलेशन निकाला था। तो यहाँ पे v अपॉन कॉस पाई, तो वी एस इज इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शियर प्लेन, तो ये क्या आ जाएगा v इंटू कॉस एल्फा अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, ये आया आप लोगों का यहाँ पे, समझ रहे हो, वी एस इज इक्वल टू वी इंटू कॉस एल्फा अपॉन कॉस फाइव माइनस एल्फा, यानी कि ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन 12 का करेक्ट हो गया।
अब देखिए यहाँ पे 13th नंबर क्या कहता है, 13 नंबर आप लोगों का यहाँ पे क्या कहता है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इज। अब आप लोगों को मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूं, जब भी बात करें ऑर्थोगोनल कटिंग की, किसकी बात करें, ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें, तो आप लोग डेप्थ ऑफ कट को यहाँ पे अनकट चिप थिकनेस के बराबर ले लेना, ठीक है। जब ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें, जब बात करें ऑर्थोगोनल टर्निंग की, तो आप लोग फीड को अनकट चिप की थिकनेस के बराबर ले लेना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, T इज इक्वल टू एफ साइन 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो 90 डिग्री है, ये प्रिंसिपल कटिंग एज का वैल्यू है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल टर्निंग में प्रिंसिपल कटिंग एज का वैल्यू 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे अगर खाली टर्निंग वर्ड कहे, तो आप लोग T इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, ये लेके चलना। खाली टर्निंग की अगर बात करें, तब आप लोगों का लैम्डा इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या सी एस डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीजें आप लोगों की आएंगी, ठीक है। अब ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। ये आता कैसे है ऑर्थोगोनल टर्निंग वाला, ये मैं आप लोगों को अभी सिखा देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा आप लोगों का कि जो अधूरा छोड़ दिया जाए। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ठीक है। ये टूल है यहाँ पे आप लोगों का, और यहाँ देखिए आप लोग, ये आप लोगों का फीड है, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ कट है, और ये अनकट चिप थिकनेस है, और ये विड्थ ऑफ द चिप है बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा बना लेता हूँ। ये सी एस यहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल है, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये बी हो गया, जिससे कि आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लें चीज़ों को। ये टी हो गया, ये डेप्थ ऑफ कट हो गया, ये फीड हो गया। ये एंगल अगर आप लोगों का सी एस है, ये एंगल सी एस है, तो ये भी तो सी एस होगा यहाँ पे। तो ये 90 माइनस सी एस हो जाएगा। ये 90 है, और ये सी एस है यहाँ पे। अब आप लोगों का ये भी सी एस होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 90 और ये सी एस, तो टी जो है ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया। तो टी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होगा, एफ कॉस सी एस, ठीक है। या आप लोगों का क्या होगा, टी इज इक्वल टू एफ साइन 90 माइनस सी एस। जब इसको आप परपेंडिकुलर, इसको यहाँ पे एंगल इसको कंसीडर कर लोगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों का टी इज इक्वल टू एफ साइन 90 माइनस सी एस हो गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं, 90 माइनस सी एस इज इक्वल टू होता है लैम्डा, अप्रोच एंगल, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल कटिंग एज के लिए क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑर्थोगोनल टर्निंग की, ठीक है। जब ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात करते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू जब 90 होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का टी इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे ये 90 माइनस सी एस की जगह पे लैम्डा रख देंगे ना हम, तो ये टी इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा हो गया। तो टी इज इक्वल टू एफ साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू एफ, ये आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ। समझ में आ गई बात? यानी कि ऑर्थोगोनल टर्निंग के केस में ये चलेगा, और टर्निंग के केस में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला चलेंगे आप लोगों के। ये बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए,
अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोगों से ये कह रहा है द चिप थिकनेस 0.75 द चिप वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक रिलेशन देखा था यहाँ पे, ये यानी कि क्या देखा था, R इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी इज इक्वल वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एल। एल सी लेंथ ऑफ चिप है और एल अनकट चिप का लेंथ है। ये भी ज़्यादा, ये एल ज़्यादा होता है, एल सी कम हो जाता है, क्योंकि जब आपका लोकल जोन में थिकनेस बढ़ता है तो लेंथ श्रिंक कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकल जोन में होता है, ओवरऑल पूरे को अगर हीट करते तो लेंथ भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक लोकल जोन में बढ़ता है तो लेंथ को तो श्रिंक करने लग जाता है और थिकनेस को बढ़ाने लग जाता है। तो एटम्स का जो फ्लो होता है, मॉलिक्यूल्स का जो ग्रेन्स का जो फ्लो होता है, वो उधर की साइड, जहाँ स्पेस होगा उधर की साइड होगा, इसीलिए लेंथ यहाँ पे कम हो जाती है आप लोगों की। अब देखिए यहाँ पे ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इज, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डी इज इक्वल टू टी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग वर्ड आ गया है, अभी आप लोगों को समझाया है। तो ये हो गया यहाँ पे 0.5 mm। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे TC का वैल्यू जो है वो 0.75 mm कह रहा है। ठीक है, और V का जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड कह रहा है, मीटर पर सेकंड। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे VC अपॉन V, यानी कि T अपॉन TC इज इक्वल टू VC अपॉन V। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब T जो है यहाँ पे वो है 0.5 अपॉन 0.75, VC का वैल्यू निकालना है और ये 2 है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए VC इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो गया, 1 अपॉन 0.75। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 तिया 75, 4/3। ठीक है, 4/3 जब हो गया तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 3 3 जा 3। तो ये आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू आ गया, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द चिप वेलोसिटी। चिप वेलोसिटी कितनी आ गई, तो ये बिना कैलकुलेटर के होने वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी जेई में आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए द चिप थिकनेस रेशियो आर इज गिवन बाय, चिप थिकनेस रेशियो आर यहाँ पे आप लोगों का निकालना है। तो आर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी। तो वी सी अपॉन वी का जो वैल्यू है वो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने यहाँ पे निकाला ही था, यानी कि वी सी अपॉन वी मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस एल्फा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का जो वैल्यू है इस जगह पे, ये क्या आ जाएगा, ये बात आप लोग जान ही गए हो। ये वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस एल्फा। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, तो आसान है आप लोगों के लिए वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ये वैल्यू देख लो किसकी है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग जान लो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी समस्या नहीं बताओगे तब तक मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, ये जान लीजिए। In a single point turning tool, the side rake angle and orthogonal rake angle are equal. Phi is 15. The principal cutting edge angle and its range is 0 degree और 90 डिग्री। द चिप फ्लो इन द ऑर्थोगोनल प्लेन। तो ये बात कर रहा है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की, और आप लोगों को पता है लेमडा का वैल्यू, प्रिंसिपल कटिंग एज का वैल्यू हम लोगों ने 90 डिग्री लिया था, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 13 क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ऑर्थोगोनल प्लेन की यहाँ पे जब ये बात कर रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगी, समझ गए। ये थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताई है हमने। अब देखिए which one of the following operation is carried out at the minimum cutting velocity, the machines are equally rigid and the tool work material are the same। आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे कम एक ऑर्डर लिखा देता हूं फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे कम जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनमें स्पीड होती है किसकी, थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग से ज्यादा होती है आप लोगों की बोरिंग की, और बोरिंग से ज्यादा होती है आप लोगों की टर्निंग की। तो ये किस मशीन पे हो रहे हैं ऑपरेशन आप लोगों के, लेथ पे। इससे ज्यादा होती है आप लोगों की किसकी, ड्रिलिंग की। लेथ से ज्यादा ड्रिलिंग पे रखते हैं। ड्रिलिंग से ज्यादा आप लोगों की होती है यहाँ पे मिलिंग की। और भी बहुत मशीन है, ऐसा नहीं है।
इससे ज़्यादा होती है ग्राइंडिंग की। अच्छा, एक बात अगर यहाँ पे मेंशन कर देता कि ये जो बोरिंग ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, कोष्ठक में ले जाता ड्रिल मशीन पे हो रहा है, तो बोरिंग फिर यहाँ पे आता तो टर्निंग की सबसे कम मानी जाती। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम तो जनरली मानेंगे कि लेथ पे ही हो रहा है, तो हमारे लिए यहाँ पे बोरिंग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ टर्निंग हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मेंशन करके देता तो। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ये ऑथेंटिसिटी के साथ कराए जा रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी बकवास कर दी। अगर इन केस आप जो मैं यहाँ पे आंसर आप लोगों को करा रहा हूँ और ये आंसर आपका किसी एग्जाम में गलत हो जाता है, तो मैं स्टैंडर्ड ऑथर्स का रेफरेंस या कुछ रिसर्च पेपर का रेफरेंस देके आपके ऑप्शन को करेक्ट भी करा सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग एक सही ट्रैक पकड़ के अगर यहाँ पे पढ़ते रहे चीज़ों को, तो आप लोग प्रोडक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, ये ध्यान रखिएगा, और बहुत कम टाइम में। ठीक है? बहुत कम टाइम में आपका टाइम भी सेव करेगा ये चीज़ और बहुत अच्छा भी रहेगा। यहाँ क्या कह रहा है, द कटिंग वेलोसिटी निकालना है मीटर पर सेकंड में फॉर टर्निंग ऑफ द वर्कपीस डायमीटर 100 mm, स्पिंडल स्पीड 480 आरपीएम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों का ये क्या कह रहा है, डायमीटर डी जो है वो आप लोगों का 100 mm है। ठीक है, और स्पिंडल स्पीड यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो 480 आरपीएम दिया है। और v का वैल्यू जब यहाँ पे आपको, जब ये वैल्यू डायमीटर का और आरपीएम में अगर दिया हो, तो आप लोग पाई डी एन अपॉन 1000 इंटू 60 करोगे, जब आपको वैल्यू चाहिए किसमें, इन मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू 3.14, डी का वैल्यू आप लोगों का आ गया यहाँ पे 100, और ये आ गया आप लोगों का 480 अपॉन 1000 इंटू 60। ठीक है, 12 चौक 48 और 12 पाँच 60। v इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4 अपॉन 5। v इज इक्वल टू आप लोग 14 चौक 56 12.6 अपॉन 5। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 6 7 8 9 तक अगर होता तो 1 होता, 10 के बाद में तो 2 टाइम्स चला जाएगा। ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑप्शन देख के ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि 2.51 मीटर पर सेकंड आप लोगों का आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ पे इन ऑर्थोगोनल टर्निंग, फिर से आ गया वर्ड यहाँ पे, क्या, ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑफ अ लो कार्बन स्टील बार ऑफ डायमीटर 150 mm with uncoated carbide tool. The cutting velocity is 90 meter per minute. The feed is 0.24 mm per revolution and the depth of cut is 2 mm. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो फीड है वो कितना है, 0.24 mm पर रेवोल्यूशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट डी जो है वो है आप लोगों का 2 mm। तो आप लोगों को डेप्थ ऑफ कट की जरूरत ही नहीं है, तो लिख क्यों रहे हो यहाँ पे, लिखो भी मत। हाँ, आपने तो नहीं लिखा, मैंने लिखा है, मान सकता हूँ आपकी बात को मैं। कह रहे होंगे कैसा मास्टर है, खुद ही लिख रहा है और खुद ही कह रहा है क्यों लिख रहे हो, तो मिटा दिया मैंने। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग की, तो यहाँ पे पूछा क्या है, सियर एंगल पूछा है। सियर एंगल के लिए आर का वैल्यू चाहिए और प्रिंसिपल कटिंग एज का 90 डिग्री है, तो भैया सीधी सी बात है, एफ इज इक्वल टू टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों का लग जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 0.24, और टीसी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0.48। ठीक है, और रेक एंगल अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 0 डिग्री। तो फाई का वैल्यू आप लोगों का वही जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा। ठीक है, 1 माइनस आर साइन एल्फा। आर का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों का 0.24 अपॉन 0.48 कितना आ गया, 0.5। तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.5 कॉस 0 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.5 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये 0 ये 1, तो ये आप लोगों का हो गया टेन इनवर्स 0.5।
तो यहाँ पे 5 tan इनवर्स 5.5 जो वैल्यू होता है ये 26.56 का होता है, तो यहाँ पे 26.56 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आप लोगों का निकल आया। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दे दी थी, लेकिन आपके काम की जो वैल्यू थी वो आप लोगों ने यहाँ पे ले ली। तो बहुत से लोग कंफ्यूजन में क्या कराते हैं, डेप्थ ऑफ कट को यहाँ पे टी मान लेते हैं, तो 2/0.48 करके इस तरीके से न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। वो क्या होता है कि जो शक्तिमान बनते हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं मास्टर, वो उल्टे सीधे कुछ भी काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे काम हम लोगों को नहीं करने, ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। ठीक है, बस इतना करते रहिएगा, जिससे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर बना रहूं आप लोगों के लिए। कि आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड बैचेज में पढ़ना, उन लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ काम की निकल आए और उन लोगों का कहीं सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि उन लोगों को एक नौकरी मिलेगी, तो वो लोग कम से कम इतना तो रखेंगे कि हाँ, नरेंद्र सर ने हमको फ्री पढ़ाया था। हमने वो चीज़ पढ़ने के बाद में ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो आप लोग इस चीज़ को जितना हो सके उतना स्प्रेड कर देना, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो मत करना। कोई इस ये नहीं है कि मैं प्रेशर बना रहा हूँ, प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल दीजिएगा, जिससे कि चीज़ें आप लोगों की इम्प्रूव हों। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ये सीरीज़ फिर भी चलती रहेगी आप लोगों की, जब तक मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। 19 and 20 are given below. Solve the problems and choose correct answers. A cylinder is turned on a lathe with orthogonal machining principle. Spindle rotates at 200 rpm. The axial feed rate is 0.25 mm per revolution. Depth of cut is 0.4 mm. The rake angle is 10 degree. If the analysis is found, shear angle is इतना इतना. तो thickness of the chip produced. thickness of chip पूछी है, और यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दिया है, टर्न्ड हो रहा है, तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग और टर्न वर्ड साथ में आ गए, तो ऑर्थोगोनल टर्निंग ही हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग जब हो रही है, तो फीड का वैल्यू यहाँ पे जो भी दिया है वो आप लोगों का क्या हो गया, अनकट चिप थिकनेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का हो गया 0.25, और यहाँ पे अल्फा जो है वो हो गया 10 डिग्री, और यहाँ पे फाई का जो वैल्यू है वो हो गया 27.750। टीसी आप लोगों का यहाँ पे निकालना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू आप लोगों का होता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो टी सी का वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा टी इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा अपॉन साइन फाई। टी का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों का कितना है, 0.25 कॉस फाई का वैल्यू 27.75 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 27.75 डिग्री। ठीक है, जब इन वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आप लोगों की आएगी 0.511 mm। आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर भी लेके बैठिए अपने साथ में, तो मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, और जो गेट के लिए हैं बेसिकली वो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, और जो एसएससी जेई के लिए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी ये वैल्यू आप लोगों की इजी वाली आ गई तो ये चीज आप लोगों की वैसे भी पूछ सकता है बिना कैलकुलेटर के भी। ठीक है, तो जो कैलकुलेटर की चीजें हैं वो आप लोग एक बार को जो एसएससी जेई का और जो स्टेट जेई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बार का, ईएससी का, गेट का और या किसी और पीएसयू का कर रहे हैं वहां पे वो लोग याद रखें इन चीजों को। अब यहाँ कह रहा है इन द अबव प्रॉब्लम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस ऑब्टेन्ड यूजिंग अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी इज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या कह रहा है, ये चीज आप लोगों को पता चल गई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस ऑब्टेन्ड यूजिंग अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी। तो आप लोगों को जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है वो आप लोगों का म्यू इज इक्वल टू 10 बीटा होता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास में पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें फाई का वैल्यू भी दिया था आप लोगों को 27.75, और अल्फा का वैल्यू भी दिया था। आप लोगों को बीटा का वैल्यू निकालना है, और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग मर्चेंट थ्योरी का यूज करिए। यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाय 2।
अब यहाँ देखिए, ये आप लोगों का बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाई 2 10 है तो ये 5 हो गया, माइनस ये 5 है वैल्यू तो ये 27.75 हो गई। यानी कि बीटा का वैल्यू जो आया वो 22 पॉइंट, बीटा बाई 2 कितना आया 22.25 आ गया। ठीक है, और बीटा का वैल्यू जो आया वो आप लोगों का 44.5 आ गया। अब यहाँ देखिए म्यू इज इक्वल टू 10 45.5 और ये 45 जो वैल्यू होता है 10 का वो लगभग 1 आता है, 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के नियर बाई सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हो वो आप लोगों का आंसर होगा। तो म्यू का वैल्यू एक बार चेक कर लेना, 0.98 भी हो सकता है, ठीक है, या 0.0 ये भी हो सकता है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोज को। ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में मैं कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। और जिस टॉपिक में भी थ्रू आउट द प्रोडक्शन आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे शेयर करिए, मैं वो टॉपिक आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।